डॉक्टर हेमलता आकोदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लोकसभा की रचना तथा लोड के विशेषाधिकारों की बात करी थी, लोकसभा के विशेषाधिकारों की बात करी थी। इस वीडियो में हम लोकसभा के कार्य तथा शक्तियों की बात करेंगे। बच्चों, लोकसभा की जो शक्तियाँ व कार्य हैं वह 5 प्रकार की है। पहला है परामर्शदात्री, दूसरा विधायी, तीसरा वित्तीय, चौथा कार्यकारी तथा न्यायिक शक्तियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परामर्शदात्री शक्तियों की। बच्चों, जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है और मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे देता है तो संसद या महारानी को परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में सम्राट या महारानी को लोकसभा से किसी मामले पर परामर्श ले सकती है, मतलब महारानी लोकसभा से परामर्श प्राप्त कर सकती है। दूसरी है विधायी शक्तियाँ। बच्चों, हम विधायी शक्तियों की अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन में विधायी क्षेत्र में लोकसभा की अपेक्षा ब्रिटेन का लोक सदन ज़्यादा शक्तिशाली है। सन 1911 से पूर्व लोकसभा को अवित्तीय मामलों में काफ़ी ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। किसी भी साधारण विधेयक के लिए दोनों सदनों द्वारा पास होना आवश्यक होता था, परंतु सन 1911 तथा 1949 के अधिनियमों ने इसकी परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया है। सन 1911 के अधिनियम द्वारा यह तय हो गया कि लोकसभा साधारण विधेयक को केवल 2 वर्ष के लिए विलंब कर सकती है। विलंब कर सकती है से तात्पर्य ये है कि अगर लोकसभा किसी विधेयक को पारित नहीं करती है तो 2 वर्ष तक ही उसको रोक सकती है। जैसे यदि उसे कोई साधारण विधेयक कॉमन सभा में लगातार 3 अधिवेशनों में पास हो जाए और उसे फिर अधिवेशन समाप्त होने से 1 माह पूर्व उच्च सदन को भेज दिया जाए और यदि उच्च सदन यानी लोकसभा प्रत्येक अधिवेशन में उसको अस्वीकार कर दे तो वह प्रस्ताव तीसरी बार उच्च सदन द्वारा अस्वीकृत हो जाने पर सम्राट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करने पर अधिनियम का रूप धारण कर लेगा। मतलब इससे तात्पर्य ये है कि लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। सन 1949 का जो संशोधन अधिनियम आया था उसमें ये निश्चित किया गया कि चाहे किसी विधेयक को लोकसभा अस्वीकार कर दे, परंतु यदि वह विधेयक कॉमन सभा द्वारा 2 अधिवेशनों में पास हो गया और यदि कॉमन सभा के प्रथम अधिवेशन के दूसरे वाचन की तिथि तथा उस तिथि में जब दूसरी बार निम्न सदन में इसको पास किया 1 वर्ष बीत गया हो तो विधेयक पारित समझा जाएगा। इस प्रकार लोकसभा की साधारण विधेयक को विलंबित करने की शक्तियाँ केवल 1 वर्ष रह गई है। अब हम बात करते हैं लोकसभा की वित्तीय शक्तियों की। बच्चों, वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा से ज़्यादा शक्तिशाली लोक सदन है, क्योंकि कोई भी धन विधेयक या वित्तीय विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, पहले वह कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा का स्पीकर ही यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा साधारण विधेयक है। मतलब ये पावर लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है। लोकसभा धन विधेयक को 1 माह से ज़्यादा, मतलब 1 महीने से ज़्यादा नहीं रोक सकती। 1 माह से अधिक होने पर या 1 माह से ज़्यादा की देरी होने पर विधेयक को सम्राट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और इस प्रकार लोकसभा धन विधेयक में केवल 1 महीने की देरी कर सकती है। नेक्स्ट जो है चौथी शक्ति वह है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। मंत्रिमंडल को केवल कॉमन सभा को अपदस्थ कर सकती है, लोकसभा को नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडल केवल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु लोकसभा के सदस्यों को भी मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त है। लोकसभा अपने
उच्च स्तर के वाद विवाद से भी मंत्रिमंडल को प्रभावित कर सकती है। जो अगली शक्ति है पांचवी, वह है न्यायिक शक्ति। लोकसभा को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है, कॉमन सभा को इस क्षेत्र में अधिकार प्राप्त नहीं है। लोकसभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, परंतु समस्त लोकसभा इसमें कार्य नहीं करती है, सिर्फ न्यायिक लॉर्ड्स ही इसमें कार्य करते हैं। अब हम लोकसभा की अगर आलोचना करें तो पहली आलोचना तो ये की जाती है कि लोकसभा अप्रजातांत्रिक सदन है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लोक सदन के सदस्यों का चुनाव वहाँ की जनता के द्वारा किया जाता है, परंतु लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती है। जब ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है तो वह कैसे लोकतांत्रिक हो सकता है। तो पहली जो सबसे बड़ी कमी है लोकसभा की, जो आलोचना की जाती है, वह है कि लोकसभा अप्रजातांत्रिक सदन होता है। दूसरा, यह धनपतियों का गढ़ है, क्योंकि इसमें सभी जो भी व्यक्ति लॉर्ड बनते हैं बेसिकली वह बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, कंपनियों के संचालक होते हैं, व्यवसायिक होते हैं या राज परिवार के सदस्य होते हैं, और ये सब अपने निहित स्वार्थों से कार्य करते हैं और पूंजीपतियों के स्वार्थों का प्रभाव इस सदन के ऊपर हमेशा दिखाई देता है। तो दूसरी आलोचना है कि यह पूंजीपतियों या धनपतियों का गढ़ होती है। तीसरा जो आलोचना इसकी जो की जाती है उसके अनुसार अनुदारवादियों का इसमें प्रभुत्व होता है। सामंती तथा धनिक वर्ग का प्रभुत्व होने के कारण यह सदन सदा ही प्रगतिशील विचारधारा का विरोध करता रहा है। अनुदार दल की सरकार बनने पर यह कोई रुकावट नहीं डालता है, परंतु मजदूर दल या उदार दल की सरकार बनने पर प्रगतिशील कानूनों के पास होने में यह रुकावट डालता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुदारवादियों का इसमें ज़्यादा प्रभुत्व रहता है, और उदारवादी व्यक्ति जब उदारवादियों की जब सरकार बनती है तो उनको कानूनों को बनने से ये देरी करता है या रोक सकता है, क्योंकि किसी भी कानून को बनने से तो ये पूर्णतः रोक सकता नहीं है, तो वह सिर्फ देरी ही कर सकता है। अगली जो आलोचना की जाती है वह है प्रगतिशील कानूनों में बाधा डालता है। बच्चों, इसके कार्यों के अध्ययन से पता चलता है कि लोकसभा के केवल अपनी रचना के कारण उन सरकारों के विरोधी कार्यक्रमों में रोड़ा अटकाया है जो उदार तथा प्रगतिशील थी। अनेक अवसरों पर उसने अनुदारवादी सरकारों के उन कानूनों को मान्यता दी जिनको उदारवादियों की ओर से आने पर रद्द किया गया, और उनके एक सदस्य के अनुसार एक स्वतंत्र सदन होने की अपेक्षा अनुदारवादी दल के एक अंग के नाते कार्य करता है। जो ब्रिटिश विचारक है लॉस्की, उन्होंने कहा है लोकसभा निष्पक्ष नहीं है, जो कि अपने समय के लोकमत से स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाती है। इसकी रचना दक्षिणपंथी कार्यनीति का आधारभूत भाग है और इसी आशय से इसे रखा गया है। जो अगली आलोचना है वह है सदस्यों की उदासीनता। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोकसभा की गणपूर्ति के लिए सिर्फ 3 सदस्य पर्याप्त होते हैं, और चूँकि वो पूंजीपति होते हैं, राज परिवार के सदस्य होते हैं, तो अपने कार्य के प्रति वो बहुत ज़्यादा उदासीन होते हैं। अधिकांश सदस्य अपने कार्यों में कोई भी रुचि नहीं रखते हैं। सैकड़ों सदस्य ऐसे होते हैं जो लोकसभा में अपनी जबान भी नहीं खोलते, मतलब कोई बात ही नहीं रखते। एक बार तो एक सदस्य को द्वारपाल ने सभा भवन में घुसने ही नहीं दिया, क्योंकि वह ये नहीं जानता था कि वह व्यक्ति भी लोकसभा का सदस्य है। मतलब आप देख लीजिए, ये कभी भी लोकसभा में, कई सदस्य तो ऐसे होते हैं कि अपने जीवन काल में कभी भी लोकसभा में नहीं जाते हैं। जो विचारक हैं, राजनीति विचारक बेजहोट, वो कहते हैं कुलीन जनों के अपने कर्तव्यों के प्रति वास्तविक उपेक्षा बड़ा भारी दोष है और उनके प्रत्यक्ष अवहेलना एक खतरनाक दोष है। एक सभा और विशेषकर कानूनों को दोहराने वाली असेंबली जो कि इकट्ठा नहीं होती और जो यह परवाह नहीं करती कि किस तरह विधेयक दोहराए जा रहे हैं, राजनीतिक उपकरण में
दोषपूर्ण है। अगली जो आलोचना की जाती है वह है शक्तिहीन सदन है। मैंने आपको पहले भी बताया है 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों में लोकसभा की शक्तियों को काफ़ी ज़्यादा सीमित कर दिया है। लोकसभा साधारण विधेयक को 1 वर्ष के लिए रोक सकती है और वित्तीय विधेयक को वह सिर्फ 2 साल के लिए 1 महीने के लिए देरी कर सकती है। मतलब दोनों विधेयक समाप्त करने का अधिकार ब्रिटेन की लोकसभा को नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो 6 आलोचना है लोकसभा की वह की जाती है। J.R. क्लाइंस के अनुसार मजदूर दल का मत है कि लोकसभा एक ऐसी संस्था है जिसको ठीक से सुधारा नहीं जा सकता है। यदि इसे सुधारा नहीं जा सकता तो इसे समाप्त किया जाना चाहिए। बच्चों अब हम बात करते हैं लोकसभा की उपयोगिता। बच्चों, लोकसभा में बहुत सारी कमियां हैं, परंतु 2 सदनों का अपना एक महत्व होता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही सदन होगा और वह जनता का सदन होगा तो वह ठीक ढंग से काम करेगा, लेकिन वह भी तो निरंकुश हो सकता है। तो ऐसे समय में लोकसभा अपने आप में एक उपयोगिता भी सिद्ध करता है, जिसमें पहला है लोकसभा लोक सदन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाती है। मतलब लोक सदन को निरंकुश नहीं होने देती। दूसरा, पुनर्विचार करने वाला सदन है। भाई, एक विधेयक एक सदन में पारित हो जाता है, फिर वह दूसरे सदन में जाता है तो उसमें थोड़ी देरी होती है, तो जनता को भी उसके बारे में सोचने का मौका मिलता है। दूसरा, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो उच्च कुलीन वर्ग के होते हैं, पूंजीपति होते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो ये कहा जाता है कि उच्च स्तर का वाद विवाद लोक सदन के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा लोक सदन के कार्यभार को कम करने का काम भी लोकसभा के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा लोकसभा के सदस्य निर्भयतापूर्वक अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि उनको उनके पद से तो कोई हटा नहीं सकता, परंतु लोक सदन के सदस्य निर्भयतापूर्वक अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा लोक सदन एक विलंबकारी सदन के रूप में काम करता है, जिसमें जनता को सोचने का मौका मिल जाता है कि वह विधेयक हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। और अंतिम जो इसकी उपयोगिता है वह है कि यह शांत वातावरण में विचार किया जाता है। वहाँ पर आक्रामकता नहीं होती है। शांत वातावरण में लोक सदन के सदस्य ठीक ढंग से विचार विमर्श कर पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा में कुछ कमियां हैं, उसकी आलोचना की जाती है, लेकिन फिर भी वह एक उपयोगी सदन है। थैंक यू बच्चों।